हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 360, माई सेल्फ साहबान। तो गाइज, अब तक की अपनी वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने बायोमोलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को पढ़ा, जिसमें हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स को कवर किया। साथ के साथ हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, माल्टोज, लैक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में डिस्कशंस किए। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज नन अदर देन प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। अब प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जब कभी भी हम फूड इनटेक की बात करते हैं, फूड इनटेक की जब कभी भी बात की जाती है, तो हमें हमेशा बोला जाता है कि हमारे फूड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए, हमें फैट्स नहीं खाने चाहिए, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए और प्रोटीन होने चाहिए। और ख़ास तौर से प्रोटीन्स पर ध्यान दिया जाता है कि प्रोटीन खाइए, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डाइट में प्रोटीन इज़ नेसेसरी, प्रोटीन इज़ नेसेसरी इन आवर डाइट। ये हमारी डाइट के अंदर नेसेसरी होता है, हमारे फूड इनटेक में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि व्हाई प्रोटीन इज सो नेसेसरी। प्रोटीन इतना ज्यादा नेसेसरी क्यों है, क्यों हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है? तो इसका आंसर खुद प्रोटीन ही देगा। देखिए, प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियस। ग्रीक वर्ड क्या है? प्रोटियस। इस प्रोटियस ग्रीक वर्ड से प्रोटीन बना है, यानी कि प्रोटीन वर्ड एक ग्रीक वर्ड प्रोटियन से बनाया गया है। ठीक है, और इस प्रोटियस का मीनिंग होता है अ सब्सटेंस ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। तो अगेन यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई प्रोटीन इज सो इंपॉर्टेंट। तो देखिए, अगर हम हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म की बात करें, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग की बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कैसे होती है? हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सेल्स पाई जाती हैं, और हर एक इंडिविजुअल सेल का अपना वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हार्ट के अंदर कार्डियक सेल्स पाई जाती हैं, और इनका जो फंक्शन होता है, इनका जो वर्क होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन से या हार्ट पंपिंग से रिलेटेड होता है। इन द वेरी सेम वे हमारे लंग्स की जो सेल्स होती हैं, उनका कनेक्शन एयर सप्लाई से होता है। इसी तरह हमारी मसल्स की, किडनी की और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की सेल्स होती हैं, और हर सेल का अपना इंडिविजुअल फंक्शन होता है। किसी भी सेल की फंक्शनिंग या मेटाबॉलिज्म में, सेल मेटाबॉलिज्म या उसकी फंक्शनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोटीन होता है। यानी हमारी सेल तभी वर्क करेगी जब उसमें सफिशिएंट अमाउंट के अंदर प्रोटीन पाया जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको मालूम है, सेल के बीचों बीच क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस न्यूक्लियस में बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जेनेटिक मटेरियल फिल रहता है। क्या फिल रहता है न्यूक्लियस में? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल वो इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, उसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है, और क्रोमोसोम्स के साथ साथ इसमें डीएनए और आरएनए अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, और बीच में सेल के पास भरा होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गन्स होते हैं। सेल ऑर्गन्स में गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया etc पाई जाती हैं। ये सभी चीजें आपने बायोलॉजी के अंदर डिस्कस की हैं। ठीक है, अब जब हम इस सेल की बात करते हैं, तो इस सेल के जितने भी फंक्शन हैं वो विदाउट प्रोटीन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की, जो आपने 100% अपनी प्रीवियस क्लासेस में बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का काम होता है। या इजी वर्ड्स में मैं बताना चाहूं तो डीएनए की जो कोडिंग होती है और आरएनए का जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग होती है, वो सभी प्रोटीन सिंथेसिस से होती है। इसके अलावा सेल की रिपेयरिंग का काम, सेल रिपेयरिंग का काम, यानी अगर सेल के फंक्शनिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या सेल को रिपेयर करना पड़ता
पड़ता है, तो ये सेल रिपेयरिंग का काम भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसके अलावा प्रोटीन के सेल में क्या क्या फंक्शन होते हैं? मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एंजाइम्स की तरह भी वर्क करते हैं, कई प्रोटीन्स हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं, कई प्रोटीन सेल रिपेयरिंग का काम करते हैं, डीएनए और आरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और क्योंकि हमारी बॉडी की ज्यादातर फंक्शनिंग में प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसे? अ सब्सटेंस ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने क्या बोल दिया? प्रोटीन, विच इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटियस, जिसका मीनिंग आपने समझ लिया। इसीलिए प्रोटीन हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब हम यहां पर प्रोटीन की बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए प्रोटीन का केमिकल कंपोजिशन जानना ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज इट्स केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, प्रोटीन कैसे बनाया जाता है, हमारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, याद रखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर। अगेन, पॉलीमर्स क्या होते हैं आपको मालूम है? जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को अरेंज करके आपस में जोड़ करके एक लंबी चेन बनाई जाती है, तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन होती है इसी को हम पॉलीमर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी प्रोटीन की छोटी छोटी फंडामेंटल यूनिट्स आपस में कनेक्ट होती जाएंगी और कनेक्ट होकर के एक लंबी चेन बनाएगी, और जब ये लॉन्ग चेन बन जाएगी तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम प्रोटीन बोलेंगे। सवाल यहां पर यह है कि प्रोटीन किसका पॉलीमर है, यानी वो कौन सी छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है जिनके एक लॉन्ग चेन के फॉर्मेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिए, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? यानी कि अल्फा एमिनो एसिड से क्या होगा? बहुत सारी अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगी और एक लंबी चेन बनाएंगी। इस तरह से सपोज कीजिए ये एक यूनिट है एमिनो एसिड की, और ये एक सिंगल यूनिट बार बार जुड़ करके एक लंबी चेन बना रही है, और ये जो लंबी चेन बन गई है आपके सामने, यही क्या कहलाएगा? ये लंबी चेन ही क्या कहलाएगी? प्रोटीन कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें प्रोटीन के बारे में पढ़ना है तो पहले हमें डिस्कस करना पड़ेंगे एमिनो एसिड्स। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं एमिनो एसिड्स। तो देखिए, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर है। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स इनमें सल्फर भी पाया जाता है। एमिनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर भी पाया जाता है। इससे पहले याद कीजिए, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, और कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर बने होते हैं, इनमें नाइट्रोजन या सल्फर अमूमन नहीं पाया जाता। लेकिन एमिनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाएगा, और कभी कभी इसमें सल्फर भी पाया जा सकता है। एक्चुअल में जब हम किसी एमिनो एसिड मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोकार्बन चेन से, हाइड्रोकार्बन चेन से मीनिंग क्या है? इसमें कार्बन से, कार्बन के साथ एक तरफ तो एसिडिक पार्ट पाया जाता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरी तरफ इसमें बेसिक पार्ट पाया जाता है, दैट इज एमाइन। यानी इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, एमिनो एसिड यानी एमाइन प्लस एसिड। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? एक तरफ इनमें एमाइन पाया जाएगा और दूसरी तरफ इनके पास क्या पाया जाएगा? एसिड पाया जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है और दूसरी तरफ एमाइन पाया जाता है, एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। हमें मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड इसका एसिडिक पार्ट होगा, दिस पार्ट इज एसिडिक, एसिडिक पार्ट होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ रिमूव करता है, और एमाइन जो है वो इसका बेसिक पार्ट होगा। और बेसिक पार्ट ये क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद होता है, एंड बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इट बिहेव्स लाइक अ बेस। तो क्योंकि एमिनो एसिड में एसिड और बेस दोनों पार्ट मौजूद हैं, तो ये एसिडिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, या ये न्यूट्रल होना चाहिए, सॉल्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड्स आर
न्यूट्रल इन नेचर, यानी कि ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं और इनका पीएच 7 के आसपास होता है, ये सॉल्ट की पीएच रखते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी एमिनो एसिड्स पाए जाएं वो सभी न्यूट्रल हों या वो सभी सॉल्ट हों। एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एमिनो एसिड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, यानी COOH मॉलिक्यूल ज्यादा मौजूद हैं इन कंपैरिजन विद एमाइन, तो वो एमिनो एसिड एसिडिक होगा। और अगर उसमें एमाइन मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो एमिनो एसिड क्या होगा, बेस होगा। लेकिन अगर जितना एसिडिक पार्ट है, यानी जितने कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हैं, उतना ही बेसिक पार्ट यानी कि एमाइन मौजूद हो, तो ऐसा एमिनो एसिड क्या कहलाएगा, ऐसा एमिनो एसिड न्यूट्रल कहलाएगा और इसकी पीएच 7 के आसपास होगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, तो इसके क्लासिफिकेशन को हम दो तरह से समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड दो तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन की पोजीशन। देखिए, अगर जनरली ऐसा हो, ध्यान से देखिएगा इस बात को, कि जिस कार्बन पर, सपोज कीजिए ये कार्बन है और इससे एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अब इस कार्बन से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है और इसी सेम कार्बन से अगर एमाइन भी अटैच्ड है, तो ऐसा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ऐसा एमिनो एसिड? अल्फा एमिनो एसिड कहलाएगा। यानी वो एमिनो एसिड जिसमें जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हो उसी कार्बन से एमाइन भी जुड़ा हो, वो अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन दोनों अलग अलग कार्बन पर हों, या ज्यादा ठीक होगा कहना कि एडजेसेंट कार्बन पर हो, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे हो, एक कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ हो और सेकंड कार्बन पर क्या अटैच्ड हो, एमाइन अटैच्ड हो। इसमें आप देख सकते हैं एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कार्बन पर मौजूद नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे हैं, तो ऐसे एमिनो एसिड्स क्या कहलाते हैं, बीटा एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। सच एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड बीटा एमिनो एसिड्स। ठीक है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन ये फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर मौजूद हों, कहां मौजूद हो, फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पर, पहले कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हो, फर्स्ट कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हो और थर्ड कार्बन पर एमाइन मौजूद हो, यानी कि ये अल्फा और गामा पोजीशन पे मौजूद हो, तो इसको हम गामा एमिनो एसिड बोलते हैं। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड से होता है। यानी हम जितने भी प्रोटीन बनाते हैं उनमें अल्फा एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, यानी सेम कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन मौजूद होंगे। इस तरह के एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन हम एमिनो एसिड का कर सकते हैं इसकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग हम इसे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, जब हमारी बॉडी की बात की जाती है तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसे हमारी बॉडी आसानी से बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज कर लेती है, या हम बोल सकते हैं अगर प्रोटीन सेल से ही सिंथेसाइज हो जाए या सेल में ही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसा प्रोटीन जो है वो नॉन एसेंशियल प्रोटीन कहलाता है। क्यों? क्योंकि अब हमें इसे फूड के थ्रू बाहर से इनटेक करने की जरूरत नहीं होती। तो वो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाते हैं वो नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स कहलाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिसे हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, यानी उनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है, और ऐसे प्रोटीन कहलाते हैं एसेंशियल प्रोटीन्स। यानी इन्हें हमें फूड के थ्रू इनटेक करना पड़ेगा, और अगर हम फूड के थ्रू इन्हें इनटेक नहीं करेंगे तो हमारे मेटाबॉलिज्म में या हमारी सेल फंक्शन के अंदर गड़बड़ हो सकती है। इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स है वो क्या कहलाएंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाएंगे। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स या नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स जिसे हमारी बॉडी अंदर ही सिंथेसाइज कर सकती है, इसके अकॉर्डिंग भी हमने एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई कर दिया। अब अगली बात यह है कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल। क्या होते हैं ये? दे आर वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट थिंग, दे हैव हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एंड दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे हैव क्रिस्टलाइन नेचर। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
अब क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, एमिनो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में डिसॉल्व होकर के ये ज्विटर आयन बनाते हैं। क्या होता है ज्विटर आयन? एक्चुअल में जब हमने एमिनो एसिड को पढ़ा तो हमने देखा कि इसमें एक पार्ट तो एसिडिक पार्ट है, ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट कैसा पार्ट है? बेसिक पार्ट है। तो होता क्या है, जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, जब एमिनो एसिड के अंदर वाटर ऐड किया जाता है, तो वाटर में ऐड होते ही एमिनो एसिड अपना H+ रिमूव करता है, एसिडिक पार्ट यहां से H+ रिमूव करता है, और H+ रिमूव करता है तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट होता है, जिसको मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट जो है ये COO- में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ये जो H+ यहां से रिमूव हुआ है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड था इसलिए इसने H+ रिमूव किया, ये जाकर के नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैच हो जाता है इस तरह से, और यहां पर NH2 की जगह NH3 आ जाता है, और इस तरह नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक्चुअल में ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर दिया। तो अब इस तरह का आयन जिसमें एक पार्ट नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है, ये आयन क्या कहलाता है? ज्विटर आयन कहलाता है। और एमिनो एसिड ज्विटर आयन बनाते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में डिसॉल्व होते ही इनका एसिडिक पार्ट H+ रिलीज करता है और उस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है एमाइन, यानी कि बेसिक पार्ट। इस तरह से एक सिरा नेगेटिव और दूसरा सिरा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस आयन को हम क्या बोलते हैं? दिस आयन इज नोन एज ज्विटर आयन, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी? बेसिक फीचर्स थे एमिनो एसिड्स के। एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ रही है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में जनरली जो नेचुरल वे के अंदर एमिनो एसिड पाया जाता है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा राइट साइड मौजूद होता है। कहां मौजूद होता है? हमेशा राइट साइड मौजूद होता है, जबकि एमाइन वाला पार्ट हम हमेशा कहां रखते हैं? लेफ्ट साइड रखते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, कार्बोक्सिलिक पार्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट राइट साइड, व्हाइल एमाइन पार्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड। और इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ये कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये L कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। L कॉन्फ़िगरेशन सुनते ही आपको ग्लूकोज की याद आ गई होगी। ग्लूकोज में भी सेकंड लास्ट कार्बन अगर OH राइट साइड था तो हम उसको D बोल रहे थे, और अगर OH लेफ्ट साइड था तो हम उसे L बोल रहे थे। इसी तरह अल्फा एमिनो एसिड्स के अंदर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट राइट साइड हो तो ये L कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बाई चांस लेफ्ट साइड आ जाए तो ये D कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। लेकिन जितने भी नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड्स होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड राइट साइड होता है, यानी इनका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये एमिनो एसिड्स के बेसिक फीचर्स थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एमिनो एसिड्स किस तरह से जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, साथ के साथ प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।